हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो अभी तक बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप लेवल के 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो आज के इस क्लास में सभी प्रश्न सिलेक्शन वाले हो सकते हैं। यदि आप ये 65 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 10 से 15 नंबर ये क्लास आपको दे सकता है, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक से हमेशा यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए सवाल हैं, उन्हीं टॉपिक के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस बार भी वही सेम सिलेबस है। इसका मतलब कि उन्हीं टॉपिक के प्रश्न आपके पेपर में इस बार भी आ सकते हैं। तो क्यों ना हम कम से कम 3 महीने पहले ही ये 10 से 15 नंबर वाली क्लास कर लें और देख लें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। ओके, तो जैसा कि यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम डेट भी आ चुका है, जो कि 8 जून से स्टार्ट होगा, 10 जून को समाप्त हो जा रही है। 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर होगा। 3 दिन में इस पेपर को समाप्त किया जाने वाला है यूपी की तरफ से। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी रहना है। और यूपी पुलिस 2026 का पेपर केवल 2 घंटे में होगा। इन्हीं 2 घंटे में आप सभी को 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए। जीके क्वेश्चन में यूपी जीके भी रहेगा, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे और पूरे 37 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। आप सभी को जीके और हिंदी पे अधिक फोकस करना है। यदि आपने ये 150 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लिया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 75 क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर आएंगे, जीके प्लस हिंदी के। ठीक है, रीजनिंग पूरे 55 प्रश्न आते हैं, मैथ कम क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 300 नंबर का आपका पेपर आता है। 150 क्वेश्चन का आपका पूरा पेपर और एक क्वेश्चन सही करते 2 नंबर, यानी 300 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। इस बार एक भी क्वेश्चन पे माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, यानी आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर यही आदत बनाइए कि हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे इस क्लास में हम 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया तो लास्ट 65 क्वेश्चन पे जाइए। इससे क्या होगा कि जब आप अपने पेपर में बैठेंगे, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, तो आप पूरे 1 से लेकर लास्ट 150 क्वेश्चन जाएंगे, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी भाई वो आदत बनी रहेगी, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में भाई पूरे 65 प्रश्न का जवाब आप खुद से करिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होने वाला, नंबर नहीं कटेगा आप सभी का। ठीक है, पहले यही अपने अंदर एक आदत बनाइए आप लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूपी पुलिस 2026 एग्जाम के लिए डेली क्लास सुबह 11 बजे अपनी हो रही है। ठीक है, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिए कि आज के इस क्लास से आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहत कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकराम विहार किस स्थान पर स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? बताएंगे आप सभी। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो किनके सिक्कों पर? तो अगाथोक्लिस के सिक्कों पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो अहिल्याबाई होलकर की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये पहले तो भाई पूरे लगभग मान के चलिए कि हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे कम से कम 5000 क्वेश्चन। 5000 क्वेश्चन ये पढ़ लेना है। इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे? जीके रहेगा, यूपी जीके रहेगा, हिंदी, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और करंट अफेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे। इसके अलावा हम आप सभी को 10 टेस्ट सीरीज भी पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करेंगे।
यदि आप मार्च के महीने में यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं या अप्रैल के महीने में यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा, यूपी एग्जाम के लिए तो है ही है। ठीक है, तो दोस्त मेरे आप सभी को इस नंबर मैसेज करना है मात्र भाई 50 रुपीज़ में, मात्र 50 रुपीज़ में बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जब इस सवाल को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा हाँ ये तो सिलेक्शन वाले प्रश्न यही होने वाले हैं। यदि आपने इसे तैयार कर लिया तो समझिए कि भाई आपका आधा से ज़्यादा तो यहीं से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि A1 लेवल के सारे क्वेश्चन इस PDF में तैयार किया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया है। तो साथियों आपको अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये सभी लगभग 5000 से 6000 क्वेश्चन तैयार करना है। और ये 10 टेस्ट जो हम देंगे उसको तो लगाइए, 10 टेस्ट में लगभग पूरे आपका 1500 क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन, जो आपके पेपर में जिस लेवल के जितने नंबर क्वेश्चन आते हैं ना उतने हैं एक टेस्ट में। तो पहले तो इस टेस्ट को लगाइए, फिर उसके बाद ये पूरा कंप्लीट तैयारी करिए अच्छे से। इस नंबर मैसेज करके तुरंत अपने पास आप मंगाइए, सभी को ये करना अनिवार्य है भाई। ठीक है, इसके बिना आप अपने पेपर में नहीं बैठेंगे भाई, यदि आपका सिलेक्शन है होने वाला, यदि आपका टारगेट है तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767-69 में हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो इसमें हैदर अली विजय हुए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? G.K. गोखले थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, 1921 का मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो ये मालाबार में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो दक्षिणी पठार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? झांसी की रानी कविता की लेखिका इनमें से कौन है? सो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि भाई हमारा टारगेट केवल एक ही है, वो है 8 जून। अब ये क्लास आपकी पूरी 8 जून तक चलने वाली, एक दिन भी गैप नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए भाई डेली क्लास करनी है आपको, क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको तैयार करना है। बीच बीच में हम आप सभी का टेस्ट भी लेते रहेंगे, हर संडे को वैसे सुबह 11 बजे टेस्ट चलेगा। तो इसलिए भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपनी तैयारी हम लोग मिलकर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, सभी मिलकर उसे सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। यदि हम लोग मिलकर अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। डेली सुबह 11 बजे अपनी क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में होगी, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों भाई सेशन को शेयर भी करेंगे जिस भी ग्रुप में आप हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी को जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो भाई फिनलैंड को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो एंग्लो इंडियन से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आप सभी को मालूम होगा पूरे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद होता है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। तो इतने वर्ष की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, जिसे आप CAG कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा मिरर प्रयुक्त होता है वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए? तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर लगता है। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने प्रयुक्त गैस कौन सी? यहाँ पे घी होना चाहिए। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी लगती है? तो हाइड्रोजन का यूज होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन कौन है? पहले ये देखिए, जैसे मछलियाँ आती हैं, धनुष भी आती, तीर आती है, यही 3 आती है, मछलियाँ, धनुष, तीर, लेकिन मोर नहीं आती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो सरधना में करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनमें से कौन जुड़ा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, संसार में बुद्ध की विशालतम अखंडित मोनोलिथिक प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी? संसार में बुद्ध की विशालतम अखंडित मोनोलिथिक प्रतिमा दिसंबर 1922 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये भारत देश में स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, 2001 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई? 2001 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो नागालैंड राज्य में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर स्थित है किन पहाड़ियों पर? दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है, तो ये तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, तो कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? इनमें से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? बताएंगे आप सभी, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। सी ऑप्शन राजकुमार शुक्ल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। कहाँ से, किस शहर से हुआ था? जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, लेकिन किस शहर से हुआ था? तो ये कोलकाता से हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था?
चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 2017 में किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो तरबूज है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति इनमें से क्या है? तो यूकेलिप्टस है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36। यह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? यह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इस बार भी आपके पेपर में ये सवाल पूछा जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल आएगा। तो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता होगा? तो राज्यसभा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वां संशोधन है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति है? बताएंगे आप सभी। तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41। घर की बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? जो आप सभी को बिजली का बिल मिलता है, यानी घर की बिजली का जो बिल मिलता है वो किसके आधार पर आता है, यानी किसके बेसिस पर आता है? वोल्टेज की, एम्पियर, वाट की, बिजली रहने की अवधि के दौरान। तो भाई वाट के रूप में आते हैं, यानी वाट के आधार पर घर की बिजली का बिल आते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कौन सा तत्व? निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कौन करता है? तो कार्बन करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43। अशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एसिमिलेशन कहलाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं तो ये सिंगरौली क्षेत्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? उनका नाम क्या है? तो एस भंडार नायके थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कटक में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को।
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये मसूरी में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। चक्रपाणी समस्त पद का सही विग्रह कौन सा होगा? चक्रपाणी समस्त पद का सही विग्रह इनमें से कौन सा होगा? यानी चक्र है पाड़ी में जिसके, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। रोंगटे खड़े करने वाला, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? रोंगटे खड़े करने वाला, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? तो लोमहर्षक होगा। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। बोली को और भी क्या कहा जाता है? बोली को और भी क्या कहा जाता है? तो बी भाषा भी कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। अनिल अनल शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा है? अनिल अनल शब्द युग्म का सही विकल्प इनमें से कौन सा है? अनिल वायु, अनल अग्नि। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य किस प्रकार का है? आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी ये हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह उदाहरण वाक्य के किस भेद पर आधारित है? मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह उदाहरण वाक्य के किस भेद पर आधारित है? तो ये संयुक्त वाक्य भेद पर आधारित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। कोष्टक में दिए गए वाक्य के प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दर्जी ने कमीज नहीं दी, इसमें निषेधवाचक लगता है, ठीक है ये भी भाई। कौन आया है, इसमें कौन आया यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी ठीक है। शायद वर्षा हो, यानी ये संदेह हो रही है कि आज शायद वर्षा हो, ये भी ठीक लग रहा है। यानी इसमें तो सभी वाक्य शुद्ध है भाई, यानी डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी वाक्य शुद्ध हो जाएंगे, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 को। जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वह कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे अनयुक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन है बिल्कुल ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, अंत में एक लघु और एक गुरु हो, उसे कौन सा छंद कहते हैं? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, अंत में एक लघु और एक गुरु हो, उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो उसे हरि गीत का छंद कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। रस का विस्तृत शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले किसने किया? रस का विस्तृत शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले किसने किया था? तो भरत मुनि ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। मुक्तक काव्य को किस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर आदरणीय स्थान मिला? मुक्तक काव्य को किस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर आदरणीय स्थान मिला? तो ध्वनि पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यभिचारी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है? इनमें से कौन सी हिंदी पत्रिका मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है? तो भाई अक्षरा है वो। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। काव्य के भेदों में नाटक की गणना किस काव्य में की गई है? काव्य के भेदों में नाटक की गणना किस काव्य में की गई है? तो दृश्य काव्य में की गई है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? साथियों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तो तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए साथियों कि आप सभी का आज के इस क्लास से कितना स्कोर रहा? आप सभी बताएंगे। तो कुछ मुझसे भी मिस्टेक हुई है भाई पढ़ने में, उसके लिए तहे दिल से सॉरी, लेकिन सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए। डेली सुबह 11 बजे आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए सुबह 11 बजे जरूर जुड़ना है भाई। अपनी तैयारियों की देखना है, टारगेट को पूरा आप थोड़ा इंक्रीज करिए, डेली का डेली आप इंक्रीज करिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। यहाँ से डेली रिविजन करिए आप लोग हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए एक और क्लास के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, और आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं इस क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।